नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। आज की फाइट में मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा 11 साल आखिरकार मोदी सरकार के कितने बेमिसाल, क्योंकि मोदी सरकार का ये तीसरा कार्यकाल चल रहा है। 9 जून यानी आज सरकार के 11 साल पूरे हो गए और इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी की कामयाबी गिनाई है। जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी ने देश की राजनीतिक संस्कृति में बदलाव किया। जेपी नड्डा ने इस मौके पर सरकार की कामयाबी गिनाते हुए कहा कि पारदर्शी भविष्य उन्मुखी सरकार है। इन 11 सालों में विकसित भारत की नींव तैयार की। मोदी के पहले भ्रष्टाचार में डूबी सरकार थी, तुष्टीकरण वाली सरकार थी, ये भविष्य को सोचकर चलने वाली सरकार है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आज भारत का आम नागरिक कहता है मोदी है तो मुमकिन है, विकास, आविष्कार और नवाचार से जुड़ा हुआ है। वहीं कांग्रेस ने मोदी सरकार को नाकाम करार दिया। आज इसी पर करेंगे चर्चा, पहले रिपोर्ट देखिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति मोदी सरकार के 11 साल, बीजेपी का विशेष जनसंपर्क अभियान। विकसित भारत की नींव रखने का बीजेपी का दावा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताई केंद्र की कामयाबी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद चेंज द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द कंट्री। आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करना, एबॉलिशन ऑफ ट्रिपल तलाक, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, डीमोनेटाइजेशन, तो प्रोएक्टिव डिसीजंस एक नहीं अनेकों हुए। सीएम भजनलाल मंगलवार को करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस ने बताया नाकाम, केंद्र को घेरने की तैयारी। 11 साल जुमले बेमिसाल, हालत खस्ताहाल, ये असलियत है और ये जमीनी हकीकत है। आप शहर में, गांव में चले जाइए, लोग आपको यही हकीकत बताएंगे। न आतंकवाद समाप्त हुआ, न फेक करेंसी समाप्त हुई, और तो और आज 37% फेक करेंसी हमारे अर्थव्यवस्था में है, ये सरकार कह रही है। असमानता आर्थिक रूप से जो है वो बढ़ती जा रही है। 11 साल कितने बेमिसाल। तो मोदी सरकार के 11 साल आखिर कितने बेमिसाल रहे, इस पर चर्चा करें। उससे पहले आज के महत्वपूर्ण सवालों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहला सवाल यही कि मोदी सरकार के 11 साल आखिर कितने बेमिसाल। सवाल नंबर 2 कि 3 बड़े फैसलों ने बदली आम जिंदगियां, क्या ये सही बात है? सवाल नंबर 3 ये कि विपक्ष की कौन सी चुनौतियां अभी बाकी है और 11 सालों में विपक्ष को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तौर पर कितनी बड़ी चुनौती रही, इस पर चर्चा करेंगे। और तो सबसे पहले आज के हमारे खास मेहमानों से आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ रहे हैं सुरेश गर्ग साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आर तिवारी जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, साथ ही सुभाष शर्मा जी हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, राजीव जैन साहब हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत। और सबसे पहले गर्ग साहब आपसे शुरुआत करेंगे कि 11 साल कितने बेमिसाल रहे और क्या आपकी उपलब्धियां रही? देखिए हेमंत भाई, 11 साल के अंदर हिंदुस्तान के अंदर जो अर्थव्यवस्था 11वीं अर्थव्यवस्था थी 2014 से पहले, वो आज चौथी अर्थव्यवस्था हो गई है। 370 के लिए हमेशा ये कहते आए थे कि अगर धारा 370 को अगर छेड़ोगे तो खून की नदियां बह जाएगी। एक भी गोली नहीं चली, धारा 370 हटा दी। राम मंदिर का निर्माण, जिसके लिए इनके नेता, कांग्रेस के नेता सुप्रीम कोर्ट में जाके बोलते हैं कि साहब इसकी सुनवाई है, उसको डिले कर दीजिए, राम मंदिर का निर्माण हुआ। अब आप देखिए उज्ज्वला योजना के अंदर कनेक्शन, उज्ज्वला योजना के अंदर कनेक्शन 12 करोड़ 69 लाख उज्ज्वला योजना के अंदर कनेक्शन, जो 2014 के पहले एक भी कनेक्शन नहीं हुआ करता था। 52 करोड़ जनधन अकाउंट में 40 लाख करोड़ रुपए का ट्रांसफर हुआ है डीबीटी के माध्यम से। अगर इन्हीं की सरकार होती तो इनके जो राजीव गांधी जी ने बोला था कि 1 रुपया चल के 85 पैसे भ्रष्टाचार में चला जाता है, तो आप देखिए 40 लाख करोड़ रुपए में से कितना अमाउंट भ्रष्टाचार में इनकी सरकार में चला जाता, जबकि 40 लाख करोड़ रुपए सीधे की सीधे जनता के बीच में गए। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर देख लीजिए, अगर राजस्थान के अंदर देख लीजिए तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, जामनगर एक्सप्रेस वे, पूरे हिंदुस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, 95% इलेक्ट्रिफिकेशन होना, जल जीवन मिशन के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर
जल जीवन मिशन 19 करोड़ 76 लाख ग्रामीण एरिया के अंदर परिवार है, उसमें से 15 करोड़ 65 लाख परिवारों को जल हर घर नल से जल के कनेक्शन दिए हैं। अब आप ये देखिए कि गरीबी की रेखा के अंदद 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। ये मैं नहीं बोल रहा, आईएमएफ बोल रहा है। आईएमएफ बोल रहा है कि 2014 से पहले 25.53% गरीबी, अत्यंत गरीबी लोग थे, जो आज 5.3% रह गए, यानी कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए। ये है मोदी जी का कार्यकाल। एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर, जनता ने देखा, पूरे विश्व ने देखा है कि घर में घुस के मारा है, और अब की बार तो छाती पे जाके मारा है। हमने आतंकवादियों के ठिकाने बंद किए हैं। तो ये किया है। ये बार बार कहते आए कि साहब 15 लाख रुपए खाते में कब आएंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं 40 लाख करोड़ रुपए 52 करोड़ अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हुए हैं। 40 लाख करोड़ रुपए ये दे दिए क्या? पहले तो आप बताओ खुद। रुक जाओ। ये कह रहा हूं ना 15 लाख साहब, हर घर में एक बार एक टिप्पणी जाए। एक मिनट में उनको दे रहा हूँ, आपको भी आ जाएगा। ये बार बार कहते हैं जी बोले हेमंत भाई, ये बार बार कहते हैं 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार। मैं कह रहा हूं 25 करोड़ ईपीएफ अकाउंट नए खुले हैं। 8.5 करोड़ ईपीएफ अकाउंट थे, आज 33 करोड़ ईपीएफ अकाउंट है। 25 करोड़ ईपीएफ अकाउंट खुले। 25 करोड़ ईपीएफ अकाउंट तभी खुलते हैं जब उनको रोजगार मिलता है, जब उनको तनख्वाह मिलती है। यानी कि पूरे 11 साल के अंदर 25 करोड़ नए रोजगार का सृजन हुआ है। तो अब ये बोलते हैं कालाधन में हम कह रहे हैं ईडी ने 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की काले धन की संपत्तियां जब्त की है। आप देख लीजिए, नोटबंदी के बाद में जो 5 करोड़ आईटीआर भराऊ आती थी, आज 10 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न भराऊ आती है। जब आपके कार्यकाल में 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष की एग्जम्पशन थी इनकम टैक्स के अंदर, आज 12 लाख रुपए तक की इनकम में एग्जम्पशन है। बताइए हिंदुस्तान में क्या परिवर्तन आया है। आज लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा है। आप देखिए, जिसके पास साइकिल थी वो मोटरसाइकिल पे, जिसके पास मोटरसाइकिल है उसके पास कार है, जिसके पास कार थी उसके पास 2 कार है, 3 कार है। ये देश का नक्शा चेंज हुआ है। तो ये कह रहा हूं कि 11 साल बेमिसाल हमने वो करके दिखाया है जो इन्होंने पिछले 50 साल के अंदर नहीं कर पाया। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट 2014 से पहले 7 हुआ करते थे, आज 33 है। आईआईटी कॉलेज को देख लीजिए, पहले कितने थे, आज कितने हैं। मेडिकल कॉलेज पहले 336 हुआ करते थे, आज 750 मेडिकल कॉलेज है। हमने हर क्षेत्र के अंदर विकास किया है। किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से 3.5 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में हमने ट्रांसफर किए हैं। तो हर वर्ग को, हर घर को, जो एक गरीब युवा अन्नदाता को जो एक हमारा मोदी जी का मिशन है, वो हमने सफलता प्राप्त की है और देश प्रगति के ऊपर है। आज अगर मान लो आप विदेशी मुद्रा भंडार की बात कर लेते हैं तो आज 650 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है। तो ये सब चीजें 11 साल के अंदर हुई है, बड़ी बड़ी उपलब्धियां हुई है। अब कांग्रेस को अगर उसमें समझ में नहीं आता तो बात अलग है। चलिए, मैं तिवारी साहब आपकी टिप्पणी, क्योंकि देखिए आज गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संकल्प साधना और समर्पण का स्वर्णिम कालखंड 11 साल का रहा है। विपक्ष के तौर पर आप इसे कैसे देख रहे हैं? हेमंत, ये 11 साल जुमलों की सरकार। अभी आत्ममुग्ध हमारे सुरेश गर्ग जी जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आत्ममुग्ध प्रधानमंत्री हैं, और इनके पन्ना प्रमुख से लेकर के राष्ट्र प्रमुख नड्डा साहब भी, जैसे एक जमाने में राजा महाराजा और नवाबों के एक बिरदावलियों की टीम होती थी कि उनके बारे में वो पता नहीं क्या क्या उपमाएं देते थे। मैं कह रहा हूं सुरेश गर्ग भाई, वादा किया 2000 में, अब की बार मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो है ही नहीं आपके यहाँ, नहीं सहेंगे महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार 2014 का जुमला नहीं बताओ ना। मैं कह रहा हूँ भारत की जनता को हमने 70 रुपए में पेट्रोल दिया था। आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोला था, फिर मैं बोलने जवाब देंगे। सुरेश भाई, जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था। एक बार इनको बोलने दीजिए, पूरा कर। 70 रुपए का पेट्रोल 2000 में महंगा नजर आ रहा था, 60 का डीजल महंगा नजर आ रहा था, 400 रुपए का मेरी माँ बहन बेटियों को हम जो गैस पकाने को देते थे महंगा नजर आ रहा था, कैरोसिन महंगा नजर आ रहा था, बेरोजगारी चरम सीमा पे थी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था। आप वाले 1,76,000 करोड़ का घाट। मैं वो कांग्रेस के जमाने की कह रहे थे ना, फिर इन्होंने जुमला दिया मोदी सरकार देंगे हम 2 करोड़ हर साल बेरोजगारों को रोजगार, हम 15 लाख रुपए हर गृहिणी के खाते में देंगे, काला धन ले आएंगे,
रात के 8 बजे अचानक देश के टेलीविजन पर आप अवतार लेते लेकिन रुक काला जाइए धन निकल तिवारी गया साहब, था क्या? तिवारी साहब आपके हिसाब से विपक्ष के हिसाब से क्या क्या बेरोजगारी नाकामियां रही, एक बार आप पहले ही बोल दिया था बोल ये लीजिए। चीजें मैंने जवाब मैं दिया, कह रहा हूं ना इन्होंने मैं कह रहा हूं आज देश गर्ग साहब ऐसे नहीं अभी डिबेट पे आएंगे तब आप काट लीजिएगा बीच में। गर्ग साहब मेरी आपसे गुजारिश है, एक बार प्लीज गर्ग साहब एक बार पूरा बोल रहे हैं। अगर ईपीएफ अकाउंट है तो उससे कैलकुलेशन कर दीजिए प्रतिवर्ष गर्ग साहब, रोजगार मिलते हैं नहीं मिलते। गर्ग अरे साहब प्लीज। सरकार ने गर्ग रोजगार साहब, देने का वादा किया था, सरकारी 15 नौकरी का लाख वादा रुपए नहीं देने का वादा किया था। सरकारी नौकरी का वादा 2016 नहीं था। में विजय माल्या और पूरे मेहुल केंद्र चोकसी सरकार के अंदर जैसे 40 लाख डकैत की- भारत छोड़ गर्ग साहब अगर आप उनको इंटरप्ट करेंगे फिर आपको भी इंटरप्ट करेंगे प्लीज। भारत सरकार जुमलों की सरकार, भारत सरकार। गर्ग साहब मेरी आवाज सुन रहे हैं, एक मिनट शांत रहिए, एक मिनट शांत रहिए, रेलवे में आप नौकरी एक मिनट दे रहे हो, शांत ना रहिए, एक सेना मिनट में आप बोलने नौकरी दे रहे हो, मैं ना सुन पाऊं रेलवे कम की से दर कम। आप कम कर रहे हो, तो हर जगह हंगरी नौकरी दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 2004 से विश्व के 2014 के बीच में इंडेक्स में 6 आप लाख नियुक्तियां दी, हमने 126 9.5 देशों में आप नियुक्तियां दी। 105 नंबर कंपैरिजन पर कर हो। लीजिए 2004 से हमने 14 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी की रेखा से निकाल अरे दिया, मैं बोल फिर रहा था 80 तो। करोड़ लोगों को आप रोज आप मैं बोल रहा था राशन हम का थोड़ी बोल गेहूं रहे हैं, क्यों तो दे रहे हो? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोल रही है 140 कि करोड़ 25 लोगों करोड़ में लोग गरीबी रेखा से 80 बाहर आए हैं, करोड़ ये तो। लोग आज भी ये तो सरकार बोल रहे के हैं, ये तो राशन बोल रहे से। हैं। अरे 140 करोड़ में 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त का अनाज दे रहे हो, ये कौन सी गरीबी दूर कर रहे हो? जी साहब रेलवे में आपने भर्ती आपने 11 साल में नहीं करके दी, हम जनता को दे रहे हैं। आपने गरीब सेना जनता को में अगर दे भर्ती रहे हैं, नहीं उनका करी, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा जुमलों है, तो के इसमें आधार उनको पर दुख किस बात का हो आज रहा है? अपराध आप तो 2012 उसको से महिला भ्रष्टाचार अपराधों में करते थे, देश उसको समुद्र में फेंकने की डबल बात हो करते गया। थे। जब कागजों के अंदर 2012 था से वो। 14 हम तो तक जनता के बीच में जा हमारे रहे यहाँ हैं ना। जो हम महिला तो का जनता को दे रहे हैं अपराध उस चीज था, को। ये तो एनसीआरबी का आंकड़ा है। क्या हेमंत 2,44,000 2014 तक हमारे महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ करते थे। आज 2025 में 4.5 लाख मुकदमे दर्ज हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट है। अरे हमारा राज और तुम्हारा राज नहीं। अरे राजस्थान में तो नंबर 1 पे महिलाओं किया के था आपने। प्रति जो आपका 2018 से है, 2023 महिलाओं के उत्पीड़न राजस्थान में नंबर 11 साल में यूपीए की सरकार के मुकाबले एनडीए की सरकार में दुगने अपराध हुए। आपने रोजगारी की दर बढ़ा दी, 40% देश का नौजवान रोजगार के लिए भटक रहा है। प्राइवेट सेक्टर में आपने देश के तमाम संसाधनों को आपने दे दिया। आपने सार्वजनिक संस्थाओं को आपने राजनीतिकरण कर दिया, संवैधानिक संस्थाओं का आपने दुरुपयोग किया, देश की चुनी हुई सरकारों का आपने इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई के नाम पर सरकारों को बर्खास्त किया। केवल आत्मनिर्भर भारत है, प्रधानमंत्री के गीत गाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, देश के मीडिया को आपने, टेलीविजन के मीडिया को, प्रिंट मीडिया के साथ में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी आपने साथ में लेकर के देश के तमाम संसाधनों को जो सार्वजनिक उपक्रम के होते थे, आपने मात्र कुछ चुने हुए पूंजीपति जो आपके मित्र हैं उनके हाथ में दे दिया। जवाब देता हूं तमाम ठीक है संसाधन तिवारी जी, ठीक है, अब हो गया। मैं आता हूं वापिस आता हूं। मैं सुभाष शर्मा जी, मोदी सरकार के 11 साल कैसे आप विश्लेषण के तौर पर देख पा रहे हैं? जी सुभाष जी बोलिए। जी तो सबसे पहली बात यह है, देखिए कि पॉलिटिक्स में जो मेजर जो जिसको पक्ष कह सकते हैं आप, जो मुख्य पक्ष है वो परसेप्शन का है। और परसेप्शन में नो डाउट जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है इसने कमाल किया है। तो परसेप्शन वाइज जो है नेशन वाइड एक बात है। और जो हमारा लोकतंत्र है, आप जो मॉडर्न नेशन स्टेट का जो प्रिसाइसली यदि हम बात करें कि जो मौजूदा लोकतांत्रिक सरकारें जो होती हैं उनमें ये परसेप्शन बहुत ज्यादा काम करता है। इसमें जो पॉपुलस जो नारे होते हैं, पॉपुलस जो बातें होती हैं, इनका बड़ा रोल होता है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी का जो मौजूदा डिस्पेंसेशन है वो निश्चित रूप से बहुत आगे दिखाई दे रहा है। जहां तक बात हम ये कर रहे हैं कि क्या क्या उपलब्धियां हैं, देखिए सरकार कोई भी आती है तो कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ उनके एजेंडा होते हैं, कुछ ना कुछ उसका मैनिफेस्टो होता है। तो मैनिफेस्टो के हिसाब से देखें तो बीजेपी अपने 2 मुख्य जो मैनिफेस्टो हैं, जो बीजेपी के बहुत पुराने मैनिफेस्टो थे, धारा 370 को हटाना और राम मंदिर का निर्माण। राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में जो जिस तरह की गति हुई है वो हम सबके सामने है। हमने देखा राम मंदिर मूर्त रूप से सामने आ गया है। दूसरा धारा 370 की जो बात है वो भी बात है। राइडर इसमें यह है कि 370 हटाने के बाद जो हमने डेमोग्राफिक जो हमारा वहां का एक सूत्र पकड़ा, डेमोग्राफिक चेंज की जो बात है, उसमें सरकार को बहुत काम करना पड़ेगा।
अभी भी जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, आए दिन हम सुनते हैं आतंकवादी घटनाएं होती हैं, अनरेस्ट है। अभी जो घटना हुई जिसकी वजह से पाकिस्तान के साथ हमारा एक वॉर फ्रंट खुला एक तरह का, जिसको आप हमने सबने देखा, सीज फायर हुआ, बाद में विदेशी इंटरवेंशन भी आए। विदेश नीति के मामले में भी सरकार को अभी भी बहुत सारा काम करना है, जिसमें कि हमने अभी देखा हाल ही में जिस तरह की बातें आई हैं। अब ठीक है, सरकार अग्रेसिव है और बहुत सारे सर्वदलीय जो हमारे प्रतिनिधि मंडल बाहर गए हैं, वो भी एक देखने वाली बात है। तो मौजूदा जो सरकार है, इसका नो डाउट जो मैनिफेस्टो का काम था वो क्रमशः काम हुआ है। 2014 से 2019 का जो कार्यकाल था उसमें बहुत काम हो सकता था। 11 साल के यदि हम इन टोटालिटी बात करें तो 2014 से 2019 बहुत काम हो सकता था। 2019 से जो सरकार को एक थंपिंग मेजोरिटी मिली और जिसकी वजह से मोदी सरकार एक तरह से हाइप क्रिएट कर गई और देश विदेश में मोदी सरकार का ही नाम आया। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि मोदी सरकार, देखिए सरकारें कोई भी होती है, मनमोहन सरकार भी बोला जाता था, इंदिरा सरकार भी बोला जाता था। इंदिरा गांधी जब अमेरिका गई तो अमेरिकन डेलीगेट्स में से एक कांग्रेसमैन ने पूछा तत्कालीन विदेश मंत्री दिनेश सिंह से कि आपके यहाँ इंदिरा जी के बाद नंबर किसका है, तो उन्होंने बताया कि 1 से 10 तक इंदिरा जी है। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। तो ये तो होता है कि सरकार को लीड करने वाले जो नेता होते हैं उन्हीं के नाम से सरकार जानी जाती है। बात यहाँ ये है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं बीजेपी में भी 1 से 10 तक मोदी का ही गिना जाता है? प्रिसाइसली और पर्टिकुलरली तो अपन ये नहीं कह सकते, लेकिन एक एग्जांपल से ये बात समझी जा सकती है कि जैसे मोदी सरकार कही जाती है तो मोदी जी ही लीड कर रहे हैं। और आज पीएमओ जितना स्ट्रांग है उतना पीएमओ मनमोहन सिंह के टाइम नहीं था। तो कांग्रेस के साथ जो परसेप्शन की जो गणित है, परसेप्शन की जो राजनीति जिसमें कांग्रेस लैग कर रही है, वो यहाँ डिस्कशन में आना जरूरी है, क्योंकि विपक्ष को भी देखना पड़ेगा। मनमोहन सिंह की सरकार में पीएमओ वीक था और पीएमओ के बाहर ही सर, मैं आ जाऊंगा, वापिस से आ जाऊंगा, 3 मिनट हो गया। राजीव जैन साहब, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर पहले मैंने बीजेपी कांग्रेस को इसीलिए बोलने का मौका दिया कि आप विश्लेषण के तौर पर इसे कैसे देख पा रहे हैं, ये हम जरा समझ पाए। देखिए हेमंत, जिस तरीके से अभी सुभाष जी बता रहे, तो मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। जो बीजेपी के कोर इशू थे, कहीं ना कहीं 11 सालों में ये लगा कि उनके अपने कोर इशू जो उनका आम कार्यकर्ता उस चीजों को काफी मायने रखता है उसके लिए, ये धारा 370 हटाना, राम मंदिर हटाना, 3 तलाक, और जो दूसरी सबसे बड़ी बात की जो पिछली सरकारों की थी तो धर्मनिरपेक्ष सरकार लाती तुष्टीकरण की, तो इस 11 में कहीं ना तुष्टीकरण की चीजें तो नहीं हुई। तो ये पार्टी का जो एक कोर वोटर वो इन सब चीजों की उम्मीद करता था। जो 11 साल में उसने अपने जो समर्थक वर्ग है उसमें कहीं ना कहीं अपनी एक पेट बनाई, लेकिन चुनौतियां भी इस सरकार के सामने आई। तीसरा जो अभी 2024 का चुनाव हुआ, जो तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ, जिसको 1 साल पूरा हुआ है, उसमें सीटें ही घटा, तो ये कहीं ना कहीं इस चीज को दर्शाता है या उसको पार्टी के सामने, भाजपा या मोदी सरकार के सामने बहुत चुनौतियां, क्योंकि उसकी सीटें घटी हैं। तो लोकप्रियता में तो कहीं ना कहीं तीसरे कार्यकाल में कमी आई है, लेकिन अब उस कमी को पूरा किया जाए, उन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, जैसे है तिवारी जी बता रहे, रोजगार की है, महंगाई की है, और दूसरी तरफ किसानों की समस्या, जो किसान बिल लाए थे वापिस लेना पड़ा था, अग्निवीर जैसी योजना है जिससे काफी युवाओं में रोक था। तो कहीं ना कहीं पिछले चुनाव में जो सीटें घटने के कारण ये सब मुद्दे रहे। तो इन चुनौतियों से अब निपटना है भाजपा को, यदि आगे और अपनी कंटिन्यू से जो लगातार निरंतरता बनाए। राजीव जैन साहब, एक टिप्पणी में और चाहूंगा कि भाई सरकार की उपलब्धियां, लेकिन इसके साथ साथ विपक्ष को आप 11 साल उनका भी आकलन आप कैसे करेंगे? 2 लाइन में सर, विपक्ष। देखिए विपक्ष तो कहीं ना कहीं संगठित होने की कोशिश करता, लेकिन फिर उसमें वापस बिखराव भी साफ दिखता है। तो वो बिखराव जो विपक्ष का रहा, तो उससे कहीं ना कहीं फायदा भाजपा को ही मिला। तो यदि संगठित है, जैसे लोकसभा चुनाव से तौर पर चुनाव लड़ा, तो भाजपा को कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। अब ये देखिए कि भाजपा की यदि 20 सीटें भी कम हो जाती, कांग्रेस की 120 सीटें हो जाती, तो निश्चित तौर पर सरकार बनाना कठिन हो जाता। बिल्कुल गर्ग साहब, विपक्ष का सबसे बड़ा आरोप है कि इन उपलब्धियों के बीच में आपके मैनिफेस्टो में था काला धन 180 दिन में वापस आ गया क्या? किसानों की आय दुगुनी कर देंगे, हो गई क्या? रोजगार का मसला और साथ ही साथ बढ़ती महंगाई, जब ये बयान भी आते थे कि 70 रुपए का पेट्रोल महंगा है, और आज पेट्रोल डीजल कहां पहुंच गए हैं, बेरोजगारी कहां पहुंच गई है, काला धन को लेकर के लोग सवाल कर रहा है विपक्ष लगातार, इन सब पे क्या है?
देखिए, मैं सबसे पहले तो महंगाई दर की बात करता हूं। 2014 से पहले कभी भी 10% से नीचे नहीं थी। 10% से 12% के बीच में एवरेज महंगाई दर हुआ करती थी 2004 से 2014 के बीच में। आज महंगाई दर है 3.5%। महंगाई दर है 3.5%। बेरोजगारी दर 4.5% के लगभग है, जो 10% 20% के लगभग हुआ करती थी। जहां तक जनधन अकाउंट, मैंने खुद ने बताया ना आपको, 52 करोड़ जनधन अकाउंट में। नहीं, जनधन अकाउंट की नहीं कर रहा हूं मैं, वो कह रहे हैं कि काला दिन वापस आ गया। क्या आपने तो आपके मैनिफेस्टो में था कि 180 दिन में ले आएंगे? हाँ अजीत साहब, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, अब आप बता दिए, ईडी ने 2.5 लाख करोड़ रुपए भ्रष्टाचारियों के पैसे जब्त किए। 2.5 लाख करोड़ रुपए का क्या फायदा निकला सुरेश भाई, आप तो बता दो। नोटबंदी का सबसे बड़ा नोटबंदी में 100% काला धन आ गया था क्या? सबसे बड़ा फायदा ये आज भी भारत में काला धन भारत में प्रचुर मात्रा में है। वो रात को अवतार लेकर के प्रधानमंत्री जी आए थे, जो आपके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सारे 2 नंबर के पैसे आपने 1 नंबर में डाल दिए। 2000 का नोट किसने बंद करवाया था? हो गया जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के 2 नंबर का पैसों का आपने खपा दिया, पता ही नहीं लगा काला धन किसके पास में आया था। सबसे बड़ा फायदा हुआ 2,37,000 करोड़। अरे विजय माल्या और मेहुल चोकसी को आपने जाने दिया, पकड़ करके ले आए क्या? 2,37,000। मैं कह रहा हूँ विजय माल्या मेहुल चोकसी का क्या हुआ? विजय माल्या से 6,000 के बदले में 11,000 करोड़ रुपए वसूल किए। अरे भारत सरकार ने 2016 से आज 9 साल हो गए, उनकी गिरफ्तारी के लिए क्या किया? 12 बैंक को लोन देने से मना किया हुआ था। 85,000 करोड़ रुपए माइनस में थे बैंक। आज मैं कह रहा हूँ किसानों की आय दुगनी हो गई क्या? 2 लाख। अरे 900 किसानों ने अपनी जान दी। 5 करोड़ रुपए का किसानों का के अंदर काला बिल्कुल बिल्कुल संक्षेप में गर्ग साहब कांग्रेस करिए। एक बार शांत रहिए। कांग्रेस कह रही है कि आपने काले धन पर कानून बनाने का वादा किया था, स्विस बैंक से जो काला धन है वो लाने का वादा किया था, वो नहीं आया। देश में आज घोषित आपातकाल है। सरकार की आलोचना करने का मतलब है कि वो देशद्रोही है। आप सांसदों की आपको कुसुम योजना के सांसद ही हटा देंगे। सरकार अपनी आलोचना सुनने को तैयार नहीं है। किया है किसानों की आय बढ़ाई है। मैं कह रहा हूँ आज चुनाव आयोग आपकी जेब में है। चुनाव आयोग का आपने चुनाव करने का तरीका किया, चुनाव आयोग आपकी जेब में, सीबीआई आपकी जेब में, ईडी आपकी जेब में। तो हर चीज में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हो। भी आरोप लगाना, चुनाव आयोग के ऊपर भी और न्यायपालिका के ऊपर भी प्रश्न। मैं कह रहा हूँ अब बताइए 372 वाली सरकार 240 पे कैसे टिक गई? 372 वाली सरकार कभी कभी आपातकाल की याद आ जाती है, इसलिए संविधान खतरे में। आम आदमी की स्वतंत्रता को आपने बंद कर दिया। राहुल गांधी जी ने आम आदमी के बोलने पर आपने बैन लगा रखा है। मोदी चलिए ठीक है, एक एक करके मैंने कहा था आप एक एक करके जो जनता की बात है वो एक एक करके बताए ना, एक एक करके सवाल पूछें और एक एक करके जवाब देंगे, आपस में दोनों इस तरह से जाएंगे। ठीक है, मैं आता हूँ सुभाष जी। 5 बड़ी उपलब्धियों का हम जिक्र करें मोदी सरकार की, चाहे विपक्ष कुछ भी कहें, तो आप उन्हें कैसे देख रहे हैं? 11 साल में आपका ये बेमिसाल, 11 साल बेमिसाल, कैसे आप इसे जस्टिफाई करें एक पत्रकार? नहीं, अनडाउटली देखिए, अनडाउटली इसमें कोई शक नहीं है कि 2004 से 2009 की जो सरकार थी, मनमोहन सरकार, काम उस टाइम भी अच्छे हुए, लेकिन 2009 के बाद जो सरकार बनी जिसमें जिस तरह का इंटरवेंशन आया, उससे एक परसेप्शन बन गया कि नहीं ये कांग्रेस की सरकार भ्रष्ट है, इतने घोटालों के आरोप लगे। ये बात अलग है कि घोटाले प्रूव नहीं हो पाए, आज भी बहुत सारे घोटालों की बातें ही रह गई। राफेल की बात करें, वो राजीव गांधी के टाइम की बात करें, 2G स्पेक्ट्रम की बात करें, ये अभी भी दिखने में लग रहा है हाँ आरोप लगे। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि बेमिसाल इसलिए कहा जा रहा है कि जनता में परसेप्शन जो वर्तमान सरकार का है वो बहुत ही एक खरासा है। इसका कारण लेकिन राजीव जैन साहब कह रहे थे कि जो तीसरे साल है वो लोकप्रियता कम हुई, सीटें कम हुई, ये दिखाता है। मैं यही बात आ रहा हूं ना कि जब तीसरी सरकार आई, मोदी सरकार तीसरी बार आई, तो जनता ने ऐसा क्या हुआ जनता में
कि वो बातें उस तरह की नहीं रह पाई, उसका कारण है, उसका कारण बीजेपी को भी ढूंढना पड़ेगा और कांग्रेस को इसमें बहुत ठीक बड़ा है। आत्ममंथन करने की जरूरत है। जी। विपक्ष यदि देखिए मेरी कमीज आपकी कमीज से यदि बहुत ज्यादा सफेद है तो वो कंपैरिजन उस तरह का है। ठीक मेरी है। कमीज थोड़ी सी मैली है, ठीक है आपकी राजीव कमीज जैन थोड़ी साहब, राजीव सफेद जैन है। साहब, एक टिप्पणी सम्मिलित सबके बात आपने सुनी है। मोदी सरकार के 11 साल बेमिसाल और विपक्ष कह रहा है कि 11 साल जुमले बेहिसाब। देखिए, विपक्ष तो जिस तरीके से कह रहा है वो अलग बात है कि पर लेकिन वो विपक्ष अपनी भूमिका ढंग से नहीं निभा पाया। यदि वो सही ढंग से इस सरकार को कटघरे में खड़ा करता तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ आम जनता लेकिन ये बात तो सही है ना कि जो स्थिति सालों से मुद्दे लेकिन चले आ रहे थे लंबे समय से, वो बीजेपी की सरकार में या मोदी सरकार में सॉल्व हुए। कोई हिम्मत नहीं कर पाता था धारा 370 हट जाएगी क्या, कोई हिम्मत नहीं कर पाता था राम मंदिर पर। ये बड़े मुद्दे हैं। हाँ, ये हेमंत जी मैं पूर्व भी कह चुका, जो बीजेपी के कोर इशू थे, चाहे धारा 370 राम मंदिर हो, 3 लाख हो, जो कॉमन सिविल कोड वाली बातें चल रही हैं, ये एक भाजपा के मतलब आज से नहीं जतन के जमाने से इशू थे, ये इन्होंने हल किए। ये तो इनकी बिल्कुल, उपलब्धि जो है। कोर ये इश्यूज अपने थे कोर उनको कर- सरकार सॉल्व कर पाने में कामयाब रही। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। बीजेपी की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से अपने उपलब्धियां रखी जा रही हैं, लेकिन असली जो कसौटी है वो जनता के हाथ में। आप जनता ही देखिए कि इस 11 साल में सरकार ने किस तरीके से काम किया है।